अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। दरपर्दा में आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। क्या एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इमरान खान पर भरोसा करेगी? पीटीआई अपनी सोशल मीडिया हिकमत अमली को कब और कैसे तब्दील करेगी? ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए इम्कानात या इम्तिहान? और वजीर खारिजा इसहाक डार का अहम सिफारती दौरा अफगानिस्तान। कभी पीटीआई की जो तवज्जो है वो नए आम इंतखाबात के इनेकात और हुकूमत की तब्दीली पर मरकूज थी, अब वो बज़ाहिर अपनी बका की जंग लड़ रही है। पार्टी की तवज्जो अब इमरान खान और दीगर कैदी क़यादत के लिए रिलीफ हासिल करने और मुश्किल हालात में सियासी मैदान में जगह बरकरार रखने पर मरकूज है। ये एक अहम और अमली तब्दीली है। पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार तारीखी तौर पर फैसला कुन रहा है। पीटीआई की क़यादत बिलखसूस इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक जारहाना बयानिया अपनाया, जिससे वक्ती तौर पर अवामी हमदर्दी हासिल हुई, लेकिन ताकत के ऐवानों में जगह खोना पड़ी। अब पार्टी की अंदरूनी सोच में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बराह रास्त तसादुम एक गैर मौसर और नुकसानदेह हिकमत अमली है। पार्टी ज़राए का ये मानना है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद की खलीज इतनी गहरी है कि कोई भी पसे पर्दा डील उसे अब पुर नहीं कर सकती। क्या ऐसे में पीटीआई के लिए बेहतर यही है कि वो इक़्तिदार की बजाय बका की पॉलिसी अपनाए, ताकि 2028 के मुमकिना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए खुद को मुनज़्ज़म कर सके? अच्छा, एक दिलचस्प और पेचीदा मसला ये भी है कि अगर क़यादत है जो सतह पर मुफाहमत की ख्वाहिश मौजूद है, तहम पार्टी सोशल मीडिया पर अब भी जारहाना और तनकीदी बयानियाँ जारी रखे हुए है। इमरान खान ने कभी वाज़ेह तौर पर सोशल मीडिया टीम को नरम लहजा अपनाने की हिदायत नहीं दी, जिससे इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि पीटीआई के अंदर हिकमत अमली के हवाले से दो रुखी सोच पाई जाती है। ये दाखिली जो तजाद है पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा कर रहा है, और इससे न सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मुफाहमत के इम्कानात कम हो रहे हैं, बल्कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं कि आया वाकई कोई समझौता मुमकिन है भी या फिर नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नौजवानों और शहरी जो मुतवस्सित तबका है, उसमें पीटीआई की हिमायत अब भी मौजूद है, लेकिन पार्टी क़यादत को ये बात तस्लीम करना पड़ती है कि महज अवामी हिमायत काफ़ी नहीं होती जब तक रियासती इदारों खुसूसन एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम आंगी ना हो। अच्छा, इस हिमायत को सियासी कुव्वत में तब्दील करना मुमकिन नहीं होता, और पीटीआई अब जिस मुकाम पर खड़ी है वहाँ एक बुनियादी सवाल उठ रहा है। अगर एस्टैब्लिशमेंट किसी हद तक लचक दिखाती भी है, तो क्या वो इमरान खान पर दोबारा एतमाद करेगी? और अगर इमरान खान नहीं, तो फिर पीटीआई किसके गिर्द खुद को मुनज़्ज़म करेगी? और पार्टी के अक्सर रहनुमा तस्लीम करते हैं कि इमरान खान के बगैर पीटीआई का वजूद सियासी लिहाज से नाकाबिले तसव्वुर हो जाता है, और पीटीआई के लिए अब वक्त है कि वो एक नई और ज़्यादा हकीकत पसंदाना जो हिकमत अमली है उसको अपना ले। मौजूदा हालात में पार्टी के लिए बेहतर यही हो सकता है कि वो कैद क़यादत के लिए कानूनी और सियासी रिलीफ पर तवज्जो दे, बयानिए में नरमी और तहम्मुल इख्तियार करे, ताकि तसादुम की बजाय बकाया जो बाहमी है उसको फ़रोग मिल सके। और क्या पीटीआई वाकई अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी भी या नहीं? क्या इमरान खान सोशल मीडिया और कारकुनान को नरम बयानियाँ अपनाने की हिदायत देंगे? क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई काबिल कबूल रास्ता निकल सकेगा? ये तमाम सवाल वक्त के साथ वाजे हो जाएंगे, लेकिन एक बात वाजे तय है कि पाकिस्तानी सियासत में पीटीआई अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां नारे और जज्बात नहीं बल्कि हिकमत अमली है, सब्र और सियासी बसीरत फैसला कुन होंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा रऊफ साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि पीटीआई के हवाले से एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है, बल्कि तनकीद जो की जा रही है पीटीआई पे, कि जो पीटीआई का जो बुनियादी मुतालिबात थे, जैसे कि फॉर्म 45, 47 की बहस और धांधली जो इंतखाबात में हुई, फिर नए इंतखाबात का मुतालिबा, तो लगता है ऐसे कि पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता इन मुतालिबात से पीछे हट रही है। इसमें कितनी सदाकत है, आप इस बात की तस्दीक करते हैं? मैं बिल्कुल इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात सच ही नहीं है। ये बिल्कुल स्पेकुलेशन है, और ये वो जो आजकल डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन लेके चले हुए हैं, जो आपकी स्क्रीन्स के ऊपर हर शाम को बराजमान नजर आते हैं और वो अपनी बेहंगम की चला रहे होते हैं। बिल्कुल देखिए, 180 दिन में तमाम इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स का फैसला करना था इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने। ये आपका
आईन कहता है। अब 180 दिनों को छोड़ के आप उससे डबल कर लीजिए 360, उसको भी और बढ़ा लीजिए तो गुजर चुके हुए हैं। तो अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल से हमने उम्मीद लगाई हुई थी तो वो मेरा ख्याल है कि अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में कभी भी आइन के मुताबिक काम नहीं हुआ। खान साहब ने काफी देर पहले, तकरीबन को 2 महीने 2.5 महीने की बात है, तो उन्होंने कहा था कि जी इस मुल्क में फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट आईनी कमीशन और एक बाकिरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर साया जेर। तो वो हमारा मुतालबा था, वो हमारा मुतालबा है, क्योंकि जो दूसरा था कि जी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाला जो चक्कर था, वो तो ये इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि ना उसने करना है ना वो करेगा। तो मामलात किसी और तरफ बढ़े थे। तो और बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि उनका मुतालबा भी फौरी नए इलेक्शंस करवाने का था, तो फिर उसकी आवाज में हमने भी अपनी आवाज जो थी वो मिला दी थी। ठीक है। तो सर ये जो आपकी आवाज़ की आप बात करें, तो आपकी पार्टी में जो 2 तरह की आवाज़ है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि कुछ लोग रखते हैं, कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं, और पार्टी में भी अक्सर एक दूसरे पर शुकुक शिबात का बाकायदा इजहार किया जाता है और अलान किया जाता है। बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं आपकी पार्टी की जिनके बारे में पार्टी के लोग ही कह रहे होते हैं कि शायद ये खान के साथ मुखलिस नहीं है, शायद ये चाहते नहीं कि खान साहब बाहर आए, डियाला का दरवाज़ा खुले। ये आपस में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसकी क्या वजह है? नहीं, एक तो मुझे नहीं पता कि आपकी सोर्सेज क्या हैं। अगर तो आपकी सोर्सेज वही हैं जो कि टीवी के ऊपर हर शाम को बराजमान होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई कमेंट के काबिल ही नहीं है इस किस्म की बातें। मैं बारहा ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पार्टी में कोई डिविजन नहीं है, लेकिन पार्टी में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जितनी कि पीटीआई है, बल्कि एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी में अगर 10 लोगों की भी पार्टी है तो वहाँ भी आरा मौजूद होती हैं। अब आरा को आप इंटरप्रेट करें कि जी ये पार्टी में डिविजन है, तो मैं उससे एग्री बिल्कुल नहीं करूँगा। हर कोई पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके फ्रैंकली और बड़ी कैंडिडली अपने ख्यालात का इजहार करता है। उसके बाद जब पार्टी फैसला करती है खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक, तो फिर वो हर पार्टी के बंदे के ऊपर वो जरूरी हो जाता है कि वो उसको फॉलो करे। किसी के दिलों में झांक कर नहीं देखा जा सकता। तो ये जो है कि जी ये पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, खान साहब के साथ लॉयल नहीं है, ये बातें जो हैं वही बिल्कुल वक्त ज़ाया है। और मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जो एक नया नैरेटिव, नया एक जो एजेंडा आजकल अनफल हुआ है कि जी पार्टी को 3 साल से वैसे तो नहीं तोड़ा जा सका, तो अब इसको अंदर से तोड़ा जाए, अंदर से डिवाइड किया जाए, अंदर से इसकी लीडरशिप में इख्तलाफात जो हैं वो पैदा किए जाएं। और आप ये तमाम जो डाउट्स आते हैं शाम को, आप देखिएगा कि उनकी अब जो डायरेक्शन है क्रिटिसिज्म की वो यही है कि जी ये पार्टी जो है ये डिवाइड हो चुकी है और ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। रेस्ट एश्योर्ड, कोई लड़ाई नहीं है। खान साहब की क़यादत के पीछे ये पार्टी जो है यक जुबान खड़ी है। तो सर ये जो आप टाउट्स कह रहे हैं, क्या आप अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है? नहीं, मैं अपनी पार्टी के लोगों नहीं कह रहा। वो जो लुटआउट्स आप लोगों की महफिल में बैठे होते हैं, आप लोगों के प्रोग्राम्स में आए होते फॉर हैं, एग्जाम्पल कौन, वो बड़े खुलकर बात करें ना, अब आप तो खुलकर नहीं बात नहीं करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो नाम उनके इस काबिल ही नहीं है। वो बड़ा मुंह का जायका खराब हो जाता है इन टाउट्स का नाम ले तो। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। पार्टी में हमारे कोई नहीं है ऐसा। आपकी पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है? पार्टी में इख्तलाफात की बात मैंने कहा ना कि आरा हैं, मुख्तलिफ राय है लोगों की, और वो डिस्कस होती है और होनी चाहिए। खान साहब खुद पूछा करते थे, हमें याद है उन दिनों में, कहते थे आप बताओ भाई तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो ये को पार्टी में इख्तलाफात की बात नहीं होती है, पार्टी में मुख्तलिफ आरा की बात होती है। और ये प्लेटफॉर्म जो पार्टी के हैं उसके ऊपर पूरी आजादी तो होती है कि आप खुद ठीक है राउफ साहब, अपनी ठीक है, आरा का आपकी इजहार। इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि पार्टी में सबकी एक अपनी राय होती है, अपनी आरा होती है, जो कि मुख्तलिफ भी हो सकती है, उसमें आपस में इख्तलाफ भी हो सकता है, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन क्या वो आरा, वो राय, वो ओपिनियन इस हद तक मुख्तलिफ हो सकता है कि एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए जाएं? यहाँ तक आप लोग कह रहे होते हैं, आप लोगों के लोग आके कह रहे होते हैं, अब तो ऑन रिकॉर्ड ऐसी बातें हो रही होती हैं कि फलां खान के साथ मुखलिस है, फलां खान के साथ मुखलिस नहीं है, कोई विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है। अब अली मीन गंडापुर साहब पे क्या तनकीद नहीं होती? कि आपकी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही होती? नहीं, ये पार्टी की तरफ से तनकीद नहीं हो रही होती बीबी। वो अगर अगर जो इनके जो अपने इन्होंने कोई सोशल मीडिया के ऊपर अपने बंदे छोड़े हुए, अगर वहां से तनकीद होती है तो वो उस तनकीद की कोई क्रेडिबिलिटी तो जो नहीं है। सोशल मीडिया और हम अकाउंट्स जो उसको तनकीद रिफ्यूट कर करते रहे हैं। होते हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो टाउट्स हैं कुछ जो कि आपकी पार्टी के नहीं, कहीं और के हैं, बकौल आपके, उन्होंने छोड़े होते हैं वो अकाउंट्स। एब्सोल्युटली, 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 तो सर जो बिल्कुल। पीटीआई के अपने जो ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट्स हो रही होती हैं, और बहुत से लोग जो पीटीआई के नाम पे पहचान बना के अभी कुछ मुल्क से बाहर भी बैठे हुए हैं, तो वो भी कोई टाउट्स हैं?
हमारे जो अकाउंट्स, जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं, जो पीटीआई के अकाउंट्स के तौर के ऊपर चलते हैं, उनमें से तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी पार्टी लीडरशिप के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही होती है। हम्म। ठीक है, यानी आप इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, जो मुझे समझ आ रही है कि जी आपकी पार्टी में किसी किस्म की डिवीजन है, या लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, या एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। देखिए बीबी, मैंने पहले आपको कहा कि पार्टी में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जब भी कोई इश्यू सामने आता है, लोग अपनी आरा का इजहार करते हैं। आप उसको कोई नाम दे लीजिए, आप उसको नाम अगर डिवीजन का देना चाहती है तो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि ये डिवीजन नहीं है। ये लोग हर कोई बंदा जो है अपने तरीके से मसाइल को हल करने के लिए अपनी अपनी प्रपोजल देता है, वो हम सुने जाते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर फैसले हो जाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। जो जेयूआई के साथ इत्तेहाद है पीटीआई का, जो कि अभी तो फिलहाल खटाई में पड़ता हुआ दिखाई देता है, या डिले का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आप अग्री करेंगे, इसकी क्या बुनियादी वजह आपको समझ आती है? क्योंकि अब जो जेयूआई के जो बड़े कुछ सीनियर लोग हैं, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब, वो मेरे प्रोग्राम में अक्सर ये बात करके जाते हैं, या जितने भी लोग हैं वो एहतजाजन ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जी आपकी पार्टी के कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, और जब वो उनसे भी राब्ते में रहेंगे तो ये जो एक इत्तेहाद बनना था, ये डिले हो रहा है इस वजह से। तो आप इस बात की भी तस्दीक करते हैं, या ऐसी भी कोई बात नहीं है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो डायलॉग है वो ओपन रखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन वो किसी डील करने के लिए नहीं रखा हुआ। वो आइन और कानून की बालादस्ती इस्टेब्लिश करने के लिए है। वो ये बड़ा हम बार बार क्लियर कर चुके हुए हैं, मैं भी बार बार क्लियर कर चुका हुआ हूं। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत इस मकसद के तहत अगर की जाए तो उसके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा। हाँ, अगर बातचीत जो है कोई डील तय करने के लिए की जाए तो वो एक ऐसी बात होगी जिसके ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। खान साहब ने खुद कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत करेंगे आइन और कानून की बालादस्ती जो है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि जेयूआई या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके साथ कोई इख्तलाफ रखती है। मैं आपसे अर्ज कर दूं सिर्फ ये कि डिले जो आपको नजर आ रही है वो इसलिए है कि जेयूआई ने कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि वो अंदरूनी तौर के ऊपर कोई उनकी कोई वो मुशावरत करना चाहते थे। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए असद कैसर साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो वापस आ रहे हैं वीकेंड के ऊपर, मेरा ख्याल कल वापस आ रहे हैं। तो अगले वीक से जो है उनके साथ बातचीत शुरू हो जाएगी और मेरा ख्याल है कि जल्द ही कोई फैसला कर लिया जाएगा। ठीक है जी। कामरान मुर्तज़ा मेरे प्रोग्राम में ये पिछले हफ्ते बात करके गए थे कि जी हम असद कैसर साहब से रब्ता करना चाह रहे हैं, और असद कैसर साहब से ही हम बात करेंगे, वही गारंटी देंगे, और जब वो पूरा बताएंगे इस बारे में, को अपना जवाब देंगे, तो फिर मैं मौलाना फजल रहमान साहब से बात करने की सिचुएशन में हूँगा, कंडीशन में होगा। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि 19 तारीख से पहले पहले हम चाह रहे हैं कि उनका हमसे रब्ता हो जाए। बहरहाल अभी तक उनका रब्ता नहीं हुआ, किसी किस्म का प्रॉपर मौक़िफ़ सामने नहीं आया पीटीआई की जानिब से। मैंने अर्ज किया ना कि असद कैसर साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं, मेरा ख्याल आज रात वो वापस आ रहे हैं। आज 19 तारीख है। और कामरान साहब ने राउत साहब प्रोग्राम में यहां तक मेंशन किया कि हम ये चाह रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर ही हैं, तब भी मुझसे रब्ता कर लें एज सून एज पॉसिबल। नहीं, अगर आप मुझे कहते ये बात, वो मुझे फोन कर देते तो मैं असद कैसर साहब पे टेलीफोन पर रब्ता करा देता फौरन, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है। अच्छा सर, आपने एक और बात की, अभी आपने कहा कि जी जो डील है उसके लिए हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, वैसे बातचीत कर रहे हैं। तो जरा आम अल्फाज में बताइएगा कि आम बातचीत में और डील में क्या फर्क होता है? डील का मतलब अक्सर जैसा कि नवाज शरीफ करता है, जैसे शहबाज शरीफ करता है, बातचीत से शुरू नहीं होती? मैं बात सुन लेना जी जी। जो जरदारी करता है वो, उसके बाद वो रिलीफ लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, हॉस्पिटल में मुंतकिल हो जाते हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, और उसके बाद वापस आते हैं, अब फिर ताकत में आ जाते हैं। ये है डील हमारी, किक आउट एंड किक इन। और हमारा जो है 2 साल से खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने भी ऐसी डील करनी होती तो वो पहले 10 दिन में बाहर आ जाते। ये 10 दिन, ये 2 साल का जो अरसा है, और आज भी वो इस बात पर कायम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आऊंगा, मैं किसी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा। हमारी जो बातचीत है वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए होगी। ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये डील नहीं कहा जा सकता इसको। ये मुल्क को सही रास्ते के ऊपर डालने की कोशिश है, जो कि हम कर रहे हैं और करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम इसमें कामयाब नहीं होते। ठीक है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन के हवाले से मैं आपकी ज़रा राय जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये तासुर देते थे कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके दिल सिर्फ इमरान खान साहब के लिए धड़कते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आए उसके बाद में आपकी पार्टी की जानिब से बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा सोशल मीडिया पर कि जी किराए पर लेकर आ गए, उनको पे करके लेकर आ गए, वो पैसों के लिए आ गए। इस पर आप भी यही राय रखते हैं? आज का आर्टिकल मेरा पढ़ लीजिए, जंग में भी आया हुआ है और न्यूज में भी आया हुआ है, हर सैटरडे को आता है, उसमें आपको इसका बहुत सा जवाब मिल जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू, जितने मर्जी लोग जहां मर्जी से बुला लीजिए, लेट मी नॉट गेट इनटू के ये कौन थे कौन नहीं थे,
पाकिस्तान में उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी डॉक्टर साहबा जब तक कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात जो है वो स्टेबलाइज नहीं होंगे। पिछले 3 साल से आप इन्वेस्टमेंट का सुन रही हैं ना, 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का आपने सुना है, 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का सुना है, 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का सुना है। कितनी इन्वेस्टमेंट आई है बताइए मुझे? नहीं आएगी, क्योंकि जो अपना पैसा लगाता है वो हालात, साजगार हालात में पैसा लगाता है, वो पोलिटिकली स्टेबल ममालिक में पैसा लगाता है, जहां टेरर का कोई खदशा ना हो, जहां राइट्स का कोई खदशा ना हो। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो हालात जो हैं, वो एनवायरनमेंट जो है वो पेश नहीं कर सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है, उसके लीडर को आपने पिछले 2 साल से जेल में रखा हुआ है। जब तक आप सियासी हालात इस मुल्क के स्टेबल नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जब तक पार्टी के ऊपर जो जुल्म जबर हो रहा है वो खत्म नहीं होगा, जब तक हालात नॉर्मलाइज नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। हाँ, आप ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एसेट्स जो है वो बेचते जा रहे हैं। कब तक आप एसेट्स बेचेंगे? कब तक मुल्क चलाएंगे कर्जे के ऊपर और एसेट्स बेच के? हमें चाहिए कि हम देखें, थोड़ा सा देखें, ऑब्जेक्टिवली और सेम तरीके से देखें कि हम मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। मुल्क का जो पॉलिसीज हैं इस वक्त पावर बेस्टियंस की, उनको बदलना होगा, उनको मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, ताकि लोग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिवली देखें, पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिवली देखें और अपना सरमाया यहाँ इन्वेस्ट करने में कोई खौफ महसूस ना करें। ठीक है जी। अच्छा, फिर कब तक आप एक्सपेक्ट करें कि अडियाला का दरवाज़ा खुल जाएगा और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से, जो आपकी पार्टी का इत्तेहाद है, जो कि फिलहाल अभी डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, तो असद कैसर साहब की वापसी के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मामला भी किसी तरीके से हल होता नज़र आएगा? जी, कोशिश तो पूरी है जी, हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि हो जाए। और उनकी जो क्वेरीज थी वो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा हुआ था, वो टाइम अब ख़त्म है। तो अब होपफुली इंशाल्लाह ताला आज अगर रात को असद कैसर साहब आ जाते हैं या कल आ जाते हैं, तो उसकी फौरी बाद जो है वो मौलाना साहब से रब्ता किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मामला जो है वो तय हो सकें और हम इकट्ठे मिलकर ये जो एक कौमी मूवमेंट है, पुरअमन मूवमेंट है, इसमें शरीक हो सकें। अच्छा राउफ साहब, एक और चीज़ समझ नहीं आती कि एक जानी मौलाना फजल रहमान साहब का साथ भी चाहिए आपको, जो कि इमरान खान साहब भी चाहते हैं। फिर जैसे अली मीन गंडापुर साहब, अक्सर मैं ये बात करती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का एक हो तो जारी बात है हल्के की सियासत को भी जिंदा रखना होता है सियासतदान ने। तो अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से कोई ना कोई तनकीद या इस तरह के अल्फाज सामने आ जाते हैं जिस पर कैटेगोरिकल उनको मना भी किया जाता है कि आप ज़रा हाथ हल्का रखें, मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अब आपकी पार्टी के और भी बहुत से लोग अक्सर ये बात कर जाते हैं कि जी हमें JUI की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रीट पावर है। तो आपको नहीं लगता कि जब किसी की ज़रूरत होती है तो उसको ये कहना कि हमें ज़रूरत तो नहीं है आपकी, हमारे पास अपनी भी बहुत बड़ी पावर है, तो ये भी मामले को खटाई की तरफ लेकर जाता है? देखिए, सख्त बातें दोनों तरफ से होती हैं। अभी आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात की, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन सख्त बातें वो भी कर जाते हैं। तो ठीक है, ये पॉलिटिक्स में होता रहता है। जैसा कि कोई बात पॉलिटिक्स में ये होता रहता है और इस चीजें टॉलरेट करनी पड़ी हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को पार्टी पॉलिटिक्स से अलग करके देखना चाहिए, कौमी पॉलिटिक्स से अलग करके देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम बहुत करीब हैं एक इत्तेहाद करने के, और मैं नहीं चाहूँगा कि इस सिलसिले में कि मैं कोई इस किस्म की गुफ्तगू करूँ जिससे कि खुदा न खास्ता उसके ऊपर कोई असर पड़े। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 1, 2, 3, 4 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। जैसा भी है वो हालात सामने आ जाएंगे आपके। मूवमेंट तो आगे चलनी है, उम्मीद है और कोशिश है और दुआ है कि मौलाना साहब भी उसमें शरीक हो जाएं। अगर नहीं भी होंगे तो कम से कम उनका एक पॉइंट के ऊपर तो हमारे साथ इत्तेहाद ऑलरेडी मौजूद है, वो है पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए, आइन की रिवाइवल के लिए। तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, बाहर भी होंगे तो भी सपोर्ट करेंगे। सो ये एक पॉजिटिव बात है और मैं फील करता हूं कि शायद सिर्फ बाहर रह के सपोर्ट करने से बात जो है वो आगे बढ़े और वो इसमें भी शरीक हो। ठीक है जी। और मौलाना साहब अगर 11th आवर पे हाथ कर जाए PTI के साथ, या दूसरी तरफ से उनको मना लिया जाए नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो फिर मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब हाथ करेंगे। हालांकि जो क्वेरीज थी उनकी, इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, वो क्वेरीज उनकी यही थी कि उनके साथ PMLN ने हाथ किया है, उनके साथ पीपल्स पार्टी ने हाथ किया है, तो वो इंश्योर करना चाहते थे कि अब PTI भी उनके साथ हाथ नहीं करेगा। हम किसी के साथ हाथ ना कभी हमने किया है ना करेंगे, और मौलाना साहब को यकीन दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अब बातचीत का अमल आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप अच्छी खबर सुनाएंगे। ठीक है जी राउफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात हो शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान रोम में होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन
4 घंटे के बाद खत्म हुआ और ईरानी वफ्द की क़ियादत करने वाले वजीर खारिजा ने कहा कि अगला दौर ओमान में आइंदा हफ्ते 26 अप्रैल को होगा। दोनों फरीकैन बुध से तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। अमरीकी वफ्द की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया, तहम ईरानी वजीर खारिजा का कहना है कि मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो माजी में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को यकतरफा तौर पर खैर बात कह चुके थे, अब इस पर नजर सानी के ख़ां दिखाई दे रहे हैं। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले को रोककर ट्रंप ने सिफारती राह चुनी और एक ऐसा मौका पैदा किया जिससे न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि जनूबी एशिया का तवाजुन भी मुतासिर हो सकता है। अमरीका एक तरफ ईरान को काबू में रखना चाहता है और दूसरी जानिब उसे जंग की आग में झोंकने से भी गुरेजा है। मगर एक सवाल जो आम शख्स के जहन में आता है कि दुनिया में 7 ममालिक जौहरी हथियार रखते हैं, तो ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत आखिर क्यों नहीं है? ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत इसलिए नहीं है क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी मुआहदों और आलमी सतह पर जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के मुआहदे का हिस्सा है, जिस पर ईरान ने खुद दस्तखत कर रखे हैं। अच्छा, एनपीटी के जरिए मुमालिक जौहरी टेक्नोलॉजी को गैर अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अद्वियात, ज़र्रात और तवानाई, मगर ये जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देता है। अच्छा, 14 जुलाई 2015 में ईरान एटमी मुआहदे तय पाया था और जिसमें ईरान और अमेरिका के अलावा दुनिया के 5 बासर ममालिक, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और बरतानिया ने दस्तखत किए थे। मुआहदे में ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की जो सलाहियत है उसको 15 साल के लिए बहुत महदूद कर दिया गया था और 2016 में नौ मंतखब सदर ट्रंप ने बगैर किसी लगी लपटी के कह दिया था कि यह मुआहदा उन्हें कतई कबूल नहीं है। फिर 2018 आता है, सदर ट्रंप ने इस मुआहदे से अलहदगी का फैसला किया। अच्छा, 2015 के मुआहदे की मुखालफत में इसराइल पेश रहा और इसराइल का मौक़िफ़ ये रहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम सिरे से होना ही नहीं चाहिए और वो इस सिलसिले में अस्करी ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ईरान की एटमी तंसीबात पर अकेले हमला करने का अभी तक इसराइल को हौसला नहीं हुआ। अच्छा, वही काम अमेरिका की शराकत से करना चाहता है, मगर अमेरिका अस्करी ऑप्शन इस्तेमाल करने के हक में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान की जौहरी तंसीबात पर फौजी कार्रवाई के लिए जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा पहला ऑप्शन मुज़ाकरात है, अगर दूसरा ऑप्शन अपनाया गया तो वह ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिका की खसास एजेंसी की तहकीक के मुताबिक ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले बेसूद होगा, क्योंकि इस हमले के बाद ईरान अपना एटमी प्रोग्राम ज्यादा शदोमत से शुरू कर सकता है। गुज़िश्ता महीने अमेरिका की नई हुकूमत का ईरान से मुतालिक रवैया बड़ा जारहाना था, लेकिन सदर ट्रंप ने जल्द ही अपना लहजा बदल लिया। क्यों? क्योंकि सदर ट्रंप अपना इमेज जंगों को बंद कराने वाले रहनुमा का ही रखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि अमेरिका अपनी पूरी तवज्जो चीन पर मरकूज रखना चाहता है और ईरान ने मुमकिन मुतादिद बार इस बात की जानिब इशारा भी किया कि अगर उस पर अमरीकी हमला हुआ तो खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी अस्करी अड्डे उसका हदफ होंगे। अमरीका की पूरी कोशिश होगी कि 2015 के मुआहदे से ज्यादा कड़ी शराइत ईरान पर लगाई जाएं। अमरीका और इसराइल दोनों की ख्वाहिश है कि ईरान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए, लेकिन ईरानी हुकूमत के लिए ये रेड लाइन होगी। क्या ईरान को एटमी प्रोग्राम जारी रखने की इजाजत दी जाएगी? अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत कामयाब हो जाती है तो भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशिया तक रसाई और ईरान में सरमायाकारी के मजीद मौके मिलेंगे। इस सूरत में पाकिस्तान को एक नई सिफारती चाल, हिकमत और बसीरत की जरूरत होगी। अच्छा, इस्लामाबाद को अपने सिफारती हुनर को आजमाना पड़ेगा ताकि वो खित्ते में तवाजुन बरकरार रख सके। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए नफ़ा भी हैं, नुकसान भी है की कैफियत रखते हैं। अगर पाबंदियां नरम होती हैं, पाकिस्तान को ईरान से सस्ता तेल और गैस हासिल करने का एक नादिर मौका मिल सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुआशी बहरानों के गर्दाब में फंसा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो आईपी गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, जो बरसों से हम कह सकते हैं कि ख्वाब परेशान बना हुआ है, अब इन मुज़ाकरात के नतीजे में इसमें कोई जान आ सकती है, ये जान पा सकता है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया जन साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जन साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, जो अमरीका ने ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात को दोबारा आगाज़ कर दिया है, सर आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, 2-3 चीजें जो है ना हमें जहन से नहीं निकालनी चाहिए कभी, कि अमेरिका के इस खित्ते में मकासद क्या हैं और वो उनके मकासद को उसके असूल के लिए किस हद तक जाने को तैयार है और क्या करने को तैयार है। नंबर एक, जैसा आपने कहा कि चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए एक तो जो CPEC का था उसको रोकना है। फिर ईरान के खुद चीन के साथ बहुत बड़े माहदे हैं और अगर ये जो ब्लॉकेड हुआ था ईरान का, उसको अगर किसी ने, चीन ने किया, चीन को ही ऑयल सप्लाई भी जारी थी
ईरान की तरफ से। ठीक है। तो ये हमारे जहन में एक रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए, जहां बहादुर मोहम्मद बाबुल मंदब है, तो से जब नीचे आते हैं आप बहरामर से होके बाद इंडियन ओशन में दाखिल होंगे, ठीक। वहां पर ट्रम्प साहब हूतियों के पीछे पड़े हुए हैं और यमन में तबाही का एक बाजार गर्म किया हुआ है, जिसकी तरफ से हम लोगों ने आंखें बोल रखी हुई हैं। वो भी इसलिए कि जब ये ट्रम्प साहब ने देखा है कि हिजबुल्लाह को तो किसी न किसी तरीके से काफी हद तक डिफाइन कर दिया गया है, हमास इस वक्त बड़ी शदीद मुश्किल में गिरफ्तार है। अब आ जाके ईरान की जो मेन ताकत है उसके हथियार नहीं है, ये याद रखिए मेरे जहन में। ईरान की जो मेन ताकत थी, ये जो इसके प्रॉक्सीज कह लीजिए या जो इससे एफिलिएटेड ये जो कुव्वतें थी, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हमास है, चाहे हूतीज है, ये उसकी रियल जो असिमेट्रिक वॉरफेयर में ये उसकी स्ट्रेंथ थी उसकी। अब ट्रम्प साहब के पास ये मौका है, चूंकि जहां तक सीरिया का ताल्लुक है आपके सामने है, जहां तक लेबनान का ताल्लुक आपके सामने है, अब आ जाकर हूतीज रह गए हैं। अगर हूतीज को वो जेर कर लेते हैं या कमजोर कर देते हैं तो फिर ईरान के पास बहुत मुश्किल बढ़ जाएंगी। नंबर एक। नंबर दो, अब जब ये सूरत हाल में जब ट्रम्प साहब ईरान से बात कर रहे हैं, चीज और जो बड़ी नोट करने वाली है कि पिछले जब मुआहदे 2015 में हुआ था तो बड़ी ताकतें दुनिया की इस मुआहदे में शरीक थी। ठीक। और एक किस्म की दोनों तरफ से गारंटीज की तरफ काम बढ़ रहा था इसमें। उस वक्त रूस ने ये अपने आप को पेश किया था कि जो इनके यूरेनियम की अफसुदगी के जो भी हालात हैं वो लेके चला जाएगा, वापस कर देगा उनको। जब अब वो नहीं है इसके बीच में, अब ईरान तने तनहा अमेरिका जैसी ताकत के सामने, वो भी ट्रम्प साहब के सामने बैठा हुआ है। अब ये कैसे होगा, ये बहुत मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवाल है, जिसका हमें जवाब तलाश करने की जरूरत है। ठीक है जी। इसलिए मुझे बहुत जरूरत है कि इस खित्ते में देखिए, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान नेचुरल एलाइज हैं। ये तो अयूब खान के वक्त से जो आपने देखा उस वक्त से काम जारी था। अब ये नेशनल अलायंस में जो ढील पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, वो भी एक ईरान के लिए भी कमजोरी है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए भी ये नुकसानदेह चीज साबित हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस ट्रम्प के साहब के ईरान के जो मुआहदे होंगे, इसमें ईरान को शायद इस हद तक छूट दे दी जाए कि जब तक ट्रम्प साहब तैयार नहीं होते। ठीक। क्योंकि ट्रम्प साहब के पास फिजाई ताकत है, बड़ी ताकत है, जो ग्राउंड फोर्सेज हैं अमेरिका की, उनको तैयार करने के लिए टाइम लगता है उनको। ये इस वजह से वो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि ट्रम्प साहब ईरान को इस तरह छोड़ देंगे। ठीक है। अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने जाना साहब को भी सुना। अब ईरान की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं जो अब तक हुए, इसको बड़ा मुस्बत करार दिया जा रहा है। तो जो मुस्बत पॉजिटिव करार दिया जा रहा है, ये किस हद तक काबिल एतमाद आपको दिखाई देता है, समझ आता है? और ये जो शराइत के हवाले से बात की जा रही है कि अब कड़ी शराइत भी हो सकती हैं आगे जाके, वो आपको क्या समझ आती है, किस हद तक कड़ी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें डॉक्टर फिजा, जनरल साहब की भी बात सुनी मैंने, आपकी भी सुनी। असल बात वही है कि अगर बाकी ममालिक को एटमी हथियार बनाने का जो है वो इख्तियार है, तो ईरान या किसी भी दीगर मुल्क को क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना अगर किसी ने किरदार अदा किया है एटमी हथियारों के साथ, तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो बम बरसा दिए और जिसके प्रोग्राम से दुनिया के और इंसानियत की मौत हो गई। अब ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि ईरान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो जारी और सारी रखे। जिस दिन ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम तर्क कर दिया, क्योंकि मैं ईरानी लीडरशिप से मिला हूँ और उनकी मेरे ख्याल में तमाम जो मजबूत लीडरशिप थी उन सब से मिला हूँ, और मेरा ख्याल है कि ईरानी इस बात के ऊपर कभी नहीं मानेंगे। और उनका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जनरल साहब ने एक तो जिक्र किया कि उनके खित्ते के अंदर जिस तरह से टेंटिकल्स हैं, जो प्रॉक्सीज उन्होंने रखी हुई हैं, एक तो ये यकीनन उनका एक एडवांटेज है, लेकिन इससे भी बड़ा एडवांटेज जो है वो उनकी कौम का इत्तेहाद है, जिसको मुतअद्दद बार जो है वो हमने देखा कि जब भी ईरान पे कोई वाक़या होता है तो पूरी कौम जो है वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि ईरान के निशाने के ऊपर, हदफ के ऊपर वो ममालिक भी हैं जिनके अमेरिका के बेसेस जिनके ममालिक में हैं। अब ईरान ने ये धमकी दी है कि अगर कोई अमेरिकी बेस से हम पर हमला हुआ किसी भी अरब मुल्क से, तो उसके नतीजे के अंदर जो है हम बराह रास्त जो है उसको अपना दुश्मन समझेंगे और रिटेलिएट करेंगे। इसीलिए डिएगो गार्सिया के अंदर जो तकरीबन 3900 किलोमीटर दूर है एक जजीरा, उसके अंदर अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनकी 30% फ्लीट जो है वो पहुंचा दी गई है। और इससे साथ ही जो है वो अरब ममालिक जो है वो ये प्रेशर कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि खुदारा
अगर आपने ये जंग खेली तो फिर नतीजा ये होगा कि हमारी मईशत और हमारी सालमियत को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। अब यही वो सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान जो है उसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात, पहले तो उन्होंने कहा कि हम तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करते, और फिर ओमान के अंदर सालिसी की बात हुई, और ओमान के बाद फिर वो उन्होंने बराह रास्त एक मुज़ाकरात का दौर शुरू किया। ना ईरान जो है वो अमेरिका पे ट्रस्ट करेगा और ना अमेरिका ईरान पर ट्रस्ट करेगा। ये मामला थोड़ा अरसा इसी तरह से ठीक। चलेगा। अमेरिका के अंदर भी दो सूरत जो है वो ज़हनियत है। आपको याद है कि इससे पहले जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की पॉलिसीज हैं, एक कहता है कि वो प्रो ईरान है और मतलब वो ईरान को सैंक्शन देना, उसके ऊपर सैंक्शन लगाना चाहते हैं, और एक जो है उसमें नरमी करना चाहते हैं। और दुनिया की टफेस्ट सैंक्शन उन्होंने लगा ली, तकरीबन 40 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ईरान जो है उसको वो जेर नहीं कर सके। और खास तौर पे ये जो टॉक्स हुई हैं, इसका जो बुनियादी मकसद है उसको समझना बड़ा जरूरी है। जब उन्होंने हमले करने की बात की तो ईरान ने अपनी जेर जमीन जो तवील सुरंगे, जिसमें बहुत ही जदीद किस्म के हथियार और मिसाइल जो थे लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम रेंज के, उन्होंने वो जो है वो उसकी जब नुमाइश की तो अमेरिका जो है उस समेत इसराइल जो है वो परेशान हो गया। और अब ये सूरत हाल है कि ईरान जो है वो नेगोशिएशन जरूर करेगा, लेकिन याद रखिए कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करेगा, क्योंकि इतने साल सैंक्शंस के बाद अगर उन्होंने ये 100 प्याज और 100 जूते वाला काम किया तो न उनको अपनी कौम माफ करेगी। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का फिर से एक बार बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अरे जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी हम ईरान के हवाले से बात कर रहे थे, अमेरिका के हवाले से बात कर रहे थे, तो अमेरिका की अगर हम सदर ट्रंप की बात करें, टैरिफ के हवाले से भी जब से वो आए हैं तो बड़े वो ऐसे ही डिसीजंस ले रहे हैं। इसको पॉपुलर डिसीजन कह सकते हैं। एक लीडर है जो कि पॉपुलर डिसीजंस लिए चला जा रहा है, जिसके बहरहाल तमाम ममालिक को बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता जो असरात हैं, अफेक्ट्स हैं, वो भुगतने होंगे, क्योंकि जारी बात है अमेरिका की जो पॉलिसीज होंगी उसका तमाम ममालिक पे असर होगा, डायरेक्टली असर होगा। तो ट्रंप साहब की पॉलिसीज पे ज़रा अगर मैं बात करना चाहूँ, ओवरऑल आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि हम इससे किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं? और उसके बाद मैं अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, वज़ीर ख़ारजा के दौरे के हवाले से। जी जान साहब। देखिए, दो तीन चीजें जैसे पहले मैंने अर्ज की, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका पे ट्रस्ट करने से बेहतर है किसी आप साहब के मुंह में उंगली दे दें, शायद उससे बच जाएंगे आप इससे। अमेरिका ना किसी का दोस्त है, उसका दोस्त है वो भी हमेशा नुकसान है। पाकिस्तान ने तो खास तौर पे इसका तजुर्बा किया है, उसी कैसे ईरान को भी इसका तजुर्बा है कि भाई क्या अमेरिका का रवैया क्या होता है। ट्रंप साहब देखिए, एक उनका दूसरी दफा ये इलेक्शन जीत के आ जाना, ये बजाते खुद एक बड़ा अजूबा है। और मुझे जहां तक जो मैंने स्टडी किया है, ये जो डीप स्टेट है बैठी हुई अमेरिका में और साथ बरतानिया और इस फ्रांस इराक में, उनका एक खास मकसद है यहाँ पर। मकसद क्या है? मकसद ये बड़ा वाज़ेह है, उनकी जो स्टडी पेपर्स अभी तक मैंने पढ़े हैं, कि चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को, जिसमें उसकी इकोनॉमिक पावर, जिससे वो अमेरिका डर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी डॉलर की है उस पर बात चल रही है और डॉलर से लोग अपना जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो ये वो सूरत हाल है जो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि अमेरिका की असल पावर, जैसे मैंने पहले पता नहीं आपसे बात की नहीं की, अमेरिका की असल ताकत उसकी इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड है दुनिया के जो इकोनॉमिक सिस्टम पे। अब जैसे वो शिफ्ट हो रहा है इसकी तरफ, चाहे वो चीन को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, और ईरान अगर साथ मिल जाए तो ईरान को अगर ये फ्री कर देंगे तो ईरान के पास भी काफी वो हो जाएगा। तो इसलिए ट्रम्प साहब अभी एक आई सी ए मेथड इज मैडनेस, उसने सारी दुनिया को टांगों में अपने कान पकड़वा दिए उसने कि भाई ये इतने ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिए हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएशन के बाद टैरिफ तो कम करेगा वो, लेकिन वो एक मंसूबा जो मुझे समझ आता है कि वो चीन की जो सप्लाई चेन है, चाहे वो रॉ मटेरियल की है, चीन की एक्सपोर्ट की है, उसको मुतासर करने के लिए ट्रम्प साहब और उनके जो बैकर्स हैं वो बहुत हद तक जाने को तैयार हैं। वो कैसे करेंगे वो हमें सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान का नुकसान तो इसमें है ही है, क्योंकि हमारी जो भी इंपोर्ट्स हैं अमेरिका से, अगर उनका इतना बड़ा टैरिफ बढ़ जाता है, लकीली इस वक्त पाकिस्तान का उनके साथ जो है वो ट्रेड सरप्लस है। आई मीन इट्स वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन पाकिस्तान का मेरे ख्याल तकरीबन $3 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। तो ये पाकिस्तान को अगर टैरिफ बनती है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बड़ी मुतासर होने का खतरा है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा मेरे ख्याल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की अमेरिका को ही होती है इससे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब्दुल्ला भाई एक अगर इस पर कमेंट करना चाहें, जैसे कि जनरल साहब ने बात की आगाज़ में कि ट्रस्ट जो है अमेरिका पे करना बड़ा मुश्किल चीज़ है, लेकिन फिर एक अगला सवाल जहन में आता है ना कि ट्रस्ट के अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास?
अगर हम ट्रस्ट ना करें तो क्या करें, अगली ऑप्शन क्या है? दूसरी बात है कि जो अफगानिस्तान में भी जो वजीर खारजा का दौरा है उसके हवाले से आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपका बड़ा होमवर्क है इस पर, आप अक्सर इस पर बात करते हैं। देखिए, जहां तक ट्रस्ट की बात है तो बिल्कुल हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। और जो पाकिस्तान है, जाहिर है वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करता। जहां तक मेरा ख्याल है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर जरूर थे किसी जमाने में, लेकिन हम कभी भी नेचुरल एलाइज नहीं थे। ठीक है। और ट्रस्ट ना वो हम पर करते हैं और ना हम उन पर करते हैं। हाँ, ठीक है। अपने मफादात जहां होते हैं उसको देखते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका सिर्फ अपने दोस्त पर हमला करता है, कभी वो अपने दुश्मन के ऊपर, जिसके ऊपर उसको पता हो कि कहीं यहाँ से मजबूत उसको हाथ पड़ जाएगा, वो हमला नहीं करता। और तीसरी बात इसके अंदर यह है कि अगर मुआशी देखें, दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो इस टाइम पे अमेरिका के साथ नहीं है, वो एक डिक्लाइनिंग पावर है। और दुनिया का मुस्तकबिल इस टाइम पे चीन के साथ बना हुआ है, और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसकी तरफ दुनिया जो है वो गामजन है, क्योंकि वेस्ट जो है उसके पास अब देने के लिए कुछ नहीं रहा, अब वो सिर्फ लेने के लिए बात कर रहा है। जैसे आपने मुतअद्दिद बयानात देखे कि मैं अगर $1000 बिलियन इन्वेस्ट करोगे तो मैं सऊदी अरब का दौरा करूंगा। अभी ये ऐसी मेरे ख्याल में तिफलाना गुफ्तगू है जिसके ऊपर मां सवाए जो है वो रो ही सकता है इंसान। अब जो जहां तक अफगानिस्तान के दौरे की बात है, देखें, अफगानिस्तान एक अहम मुल्क है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर है। हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और सेंट्रल एशिया की एक्सेस अगर करनी है तिजारती मंडियों तक, या हमारे स्ट्रेटेजिक जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको वॉच करना है, तो हमें अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। ठीक। और मेरा ख्याल है कि जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी अनअनाउंस्ड जो इकोनॉमी थी, जब वहाँ अमेरिका मौजूद था, तो तकरीबन $5 बिलियन के लगभग हमारी अनअनाउंस्ड थी। आज वो कम होके $0.6 बिलियन के ऊपर आ गई है, जो हमारे लिए यकीनन लम्हे फिक्रिया होना चाहिए। अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $6.2 बिलियन है, ठीक और है जी। $6.2 बिलियन के लिए जो हम कीमत देते हैं वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी ठीक नहीं है है। जी। ठीक है जानत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ खड़े होकर बोला, बल्कि बड़ा स्ट्रेसफुली बोला कि जी जो दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। तो ये डिमांड तुम बहुत देर से कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस चीज़ को अब सीरियस लिया जाएगा, उस जानिब से, उस तरफ से संजीदगी से लिया जाएगा, ये सिलसिला रुकेगा दहशतगर्दी का? देखिए, मुझे तो ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बदकिस्मती से कह लीजिए या अनफॉर्चुनेटली जो भी आप देख रही हैं, मेरा ख्याल ये है कि तालिबान अब इसको पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के तौर पर, एक क्वेश्चन टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमले तो पाकिस्तान पे हो रहे हैं, हमले करवाने वाली ताकत है अमेरिका, जो उनके साथ जिनको हथियार भी देके गया है। अमेरिका ने ओवर द ईयर्स अफगानिस्तान को, जब से अमेरिका ने छोड़ा, उसके बावजूद भी अमेरिका उसको मदद करता रहा है। भी अनाउंस हुआ कि 2 कितने बिलियन डॉलर अमेरिका ने अफगानिस्तान को दिए हैं। और अभी वेपन्स के हवाले से जो लेटेस्ट जो खबर सामने अपने वो भी देखी होगी, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई जी। और फिर आप ये देखिए कोई जो टेररिस्ट अभी पकड़े गए हैं लेटेस्ट, पाकिस्तान की फौजों ने, पाकिस्तानियों ने जिस बहादुरी से उनको मुकाबला किया, वो एक्सपर्ट्स इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है भी हथियारों की। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि वो इतनी आसानी से तालिबान मान जाएंगे। क्वेश्चन के टूल के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। और तालिबान का चूंकि पूरे अफगानिस्तान पे उस तरह से मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, तो वो इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा भी है। और ये मत भूलिए कि तालिबान जिनको हम कह रहे हैं, हुकूमत जो उनकी बैठी हुई है, वो मोनोलिथ नहीं है। उनके आपस में भी जो ग्रुपिंग है उनके बीच में, उसमें भी जो ग्रुप उसका जो बहुत डोमिनेटिंग होता है, उसके मुताबिक वो काम होता है। अब पाकिस्तान ने जो बात की, पहले भी की, अब भी की, कई दफ़ा हमने बात की, हमने यहाँ तक मतलब बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी, हम उसको याद दिलाते रहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के लिए बदकिस्मती से इन कुर्बानियों की इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है। उनको वैल्यू अगर है तो ये है कि भाई उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो कैसे वो अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हमें कुछ देर हमें ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जब तक अफगानिस्तान को, और या अफगानिस्तान को जो बैक कर रहे हैं भारत को, क्योंकि अमेरिका के साथ तो पंगा ले नहीं सकते, भारत को जब तक इसका दर्द नहीं पहुंचेगा, इस जो हमारे खिलाफ टेररिज्म हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल के इस तरीके से हम वज़ीर खारजा साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये जो बात हमने की है, उनके वहां पे खड़े होकर करनी चाहिए थी, पाकिस्तान को पूरा जोर दे करनी चाहिए थी, ताकि
दुनिया को इस बात को पता चले, खासतौर पे जो खित्ते के इर्द गिर्द ममालिक हैं अफगानिस्तान के, उनको भी देखिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान टारगेट है और तो कहीं टेररिज्म नहीं हो रहा ना ईरान को कुछ कह रहे हैं ना किसी और कुछ ठीक है कह रहे जी, वक्त की कमी, मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का करने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।